हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 6 को, जो क्या होगा, जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या होगा? जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं। अब आज लास्ट पार्ट की बारी है, जो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकेंड चीज़ होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड चीज़ होती है ओव्यूल्स इनटू सीड एंड फोर्थ होता है ओवरी इनटू फ्रूट। अब बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से आपके ब्रेन में आ गए होंगे, बहुत सारे, कि कैसे ये सब कुछ इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस एकदम से कैसे आने लगेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो चलिए पिछली बातों से कुछ थोड़ा रिलेट करते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में कि ट्रिपल फ्यूजन नाम का कुछ होता था ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता था? ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता था, जो कि होता था ट्रिप्लॉइड, जो कि क्या होता था? ट्रिप्लॉइड 3n। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में। तो हमें समझ में आ गया कि एंडोस्पर्म किससे बनता है? एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। सेकेंड चीज़ आती है एम्ब्रियो। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में एक और चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? सिनगैमी। क्या पढ़ा था हमने? सिनगैमी, जिसमें क्या होता था? मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता था किसके साथ में? एग सेल के साथ में। और क्या बनाता था? एग सेल के साथ में फ्यूज होके बनाता था जाइगोट। क्या बना लेता था? जाइगोट, जो कि कैसा होता था? जो कि होता था डिप्लॉइड। तो ये जो जाइगोट था ये जाके अब डेवलप होगा किसमें? ये जाके डेवलप होगा एम्ब्रियो में। क्लियर हो गई बात? अब जो बचा ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक के अंदर की कहानी। अब जो एम्ब्रियो सैक के ऊपर ओव्यूल्स थे वो ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं? वो ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में। और ओव्यूल के ऊपर भी जो ओवरी थी, द बल्ज्ड पार्ट, वो किस में डेवलप हो जाता है? वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में। तो ये सारे जो इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, कभी भी ये इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले नहीं हो जाते। इसीलिए इन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के होने के बाद होने वाले इवेंट्स। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम एक एक करके ये सारे इवेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो आपको पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहाँ से आई? बात देखो, हमने पढ़ा था ना जो सेंट्रल सेल थी, सेंट्रल सेल कहाँ थी? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल प्रेजेंट थी हमारी एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में। तो सेंट्रल सेल के अंदर था पोलर न्यूक्लियाई। अब जब एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो चुके हैं, हुए थे ना, जो एक मेल गैमेट था पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो गया था, तो न्यूक्लियस को तो हम बोलने लगे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल थी, अब उसको सेंट्रल सेल ना बोल के उसे क्या बोलने लगते हैं? उसे अब हम बोलने लगते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोलने लगते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और आपको पता है ट्रिप्लॉइड ही होगी बिकॉज यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, तो इसीलिए ये सेल कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। और अब आगे ये डेवलपमेंट करती है, बहुत ज़्यादा डिवाइड करती है और क्या बना लेती है? एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है एंडोस्पर्म। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन आया होगा कि ये एंडोस्पर्म क्यों बना है, इसका काम क्या है? तो इसका रीज़न ये है, एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। वो रिजर्व फूड मटेरियल के साथ में फिल्ड होती हैं। अब आप सोचो, जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्यों उसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है? खुद ही सोचो, जल्दी से सोचो। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। और उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म cells are filled with reserve food material. They are used for nutrition of the developing embryo. आ गई सारी बात समझ में कि अब जो एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है वो क्या करने वाला है? अब जो इन फ्यूचर एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। क्लियर हो गया?
यस। In common endosperm development, PEN undergoes successive nuclear division to give free nuclei. This stage is called free nuclear endosperm. अब अगर यहाँ से एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्या एक्सप्लेन करना चाहूँगी? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं दो टाइप के। पहला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फर्स्ट, और सेकंड होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेकंड क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या समझ में आ रहा है फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर? अगर कहीं पे याद आ रहा हो तो हम फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था बताइए? हमने फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स पढ़े थे जब हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ा था, कि वहाँ पर जो सेल डिवीजन होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। इसका क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। आगे बात समझ में? जस्ट एक न्यूक्लियस है, वो सिंपली टूट के दो नए न्यूक्लियस बन गया, लेकिन ऐसे करके ये सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये वाले डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आप पढ़ो क्या लिखा है? इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN undergoes successive nuclear divisions to give free nuclei. बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई बन जाती हैं। This stage is called free nuclear endosperm. Same in endosperm. एंडोस्पर्म भी बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाता है और अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली। ऐसा नहीं कि एक ही फ्री न्यूक्लियाई होगी या 10 होंगी या 100 या 1000। नंबर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। नंबर बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, किसी में 1000 होंगी, किसी में 2000, 3000 और एनीथिंग। जो फ्री न्यूक्लियाई का नंबर है वो वेरी कर सकता है। एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। अब यही एंडोस्पर्म जो अभी फ्री न्यूक्लियर बना था, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। और क्यों सेल्यूलर हो गया? बिकॉज उसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। जब उसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई तो अब हम उसको फ्री न्यूक्लियर ना बोल के अब हम उसे क्या बोलने लगते हैं? अब हम उसे बोलने लगते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आया आपको समझ? दो टाइप के एंडोस्पर्म्स हो गए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लेटर इन द लाइफ कन्वर्ट्स इनटू सेल्यूलर एंडोस्पर्म ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, ओके। टेंडर कोकोनट, आई मीन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Tender coconut water is a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the क्या होता है वो? Cellular endosperm। तो आपने कोकोनट तो सभी ने खाया ही होगा हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में। और जो आप ये वाला कोकोनट देखते हैं जिसका नारियल पानी जो आप पीते हैं ना, तो नारियल पानी में जो पानी आप पी लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है वो? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बोलते हैं ना भैया मलाई निकाल के दे दीजिए नारियल की, तो वो जो आसपास की मलाई एंड द वाइट पार्ट वो क्या होता है? वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। उसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया फ्री न्यूक्लियाई से सेल्यूलर में। और जो बीच में पानी रह गया वो क्या हुआ? वो फ्री न्यूक्लियाई का फ्री न्यूक्लियाई हो गया, रह गया है, उसको सेल्यूलर में कन्वर्ट होने का चांस नहीं मिला। तो कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्टडिंग सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है? एंडोस्पर्म डेवलप होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो बताइए आप मुझे एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? राइट, एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से। किससे डेवलप होता है? जाइगोट। और जाइगोट कैसे बना था? जाइगोट बना था जब मेल गैमेट किसके साथ? फीमेल एग के साथ में फ्यूज हुआ था। एंड फर्टिलाइजेशन को क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन को बोला था सिनगैमी। क्या बोला था? सिनगैमी। तो ठीक है, अब हमको इतना तो पता है कि ठीक है, जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट जो कि कैसा होता है? डिप्लॉयड, वो कन्वर्ट होने वाला है एम्ब्रियो में।
और इसी को अब हम जो एम्ब्रियो की ही स्टडी करेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सीड्स डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स इज सिमिलर। अब आपने सुने होंगे दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉटिलिडन और दूसरे होते हैं डाइकॉटिलिडन। इतना तो पता ही होगा। मतलब मोनोकॉटिलिडन सीड्स जिसमें एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉटिलिडनस सीड्स जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। वो दोनों जो क्या बोला इन्होंने, ऑलमोस्ट सीड जो होते हैं ना, थोड़े से बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस होता है उसमें। एक में एक ही कॉटिलिडन है, दूसरे में दो कॉटिलिडन है, लेकिन वो किसी न किसी लेवल पर थोड़े से सेम हैं। और वो लेवल क्या है, वो लेवल है एम्ब्रियो वाला लेवल। एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो लेवल है वो दोनों ही सीड्स के लिए, मोनोकॉट्स के लिए भी और डाइकॉट्स के लिए भी, उन दोनों के लिए ही भी बहुत हद तक सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है मोनोकॉटिलिडन सीड्स का और कैसे डेवलपमेंट होता है डाइकॉटिलिडन सीड का। ये पढ़ने से पहले एक बात पढ़ते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। अब ये तो बहुत ही अंडरस्टूड बात हो गई, बहुत ही ज़्यादा, कि बोलोगे अरे मैम आप ये क्या बच्चों वाली बातें बता रही हो, हमें पहले से ही पता है। कैसे पता है आपको पहले से? आपको ऐसे पता है पहले से कि आपको पता है कि जो एग अपैरेटस होता था एम्ब्रियो सैक में, वो किस साइड पे होता था? वो होता था माइक्रोपाइल वाले साइड पे, ओके। और जो ऑपोजिट साइड होता था जहाँ पे एंटीपोडल्स होते थे, उसे क्या हम बोलते थे हम लोग? चलाजल एंड, चलाजा साइड बोलते थे, चलाजल एंड बोलते थे, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, जब एग यहाँ पे है, दिस इज द एग, तो जो जाइगोट बनेगा, जब एक मेल गैमेट आके इसमें फ्यूज होगा, तो वो किस साइड पे बनेगा? माइक्रोपाइल साइड पे कि चलाजल साइड पे? अरे ऑब्वियसली किस साइड पे बनेगा? माइक्रोपाइल वाले साइड पे बनेगा। आगे आपको ये बात समझ में, तो इसलिए ये बात लिखी हुई है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। वहाँ पे क्या सिचुएटेड होता है? जाइगोट वहाँ पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये बात हमको समझ आ गई। Most zygotes divide only after the formation of some endosperm. This gives nutrition to the developing embryo. अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल बोर्ड्स में, क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, why embryo development, why endosperm development precedes embryo development. हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले क्यों हो जाता है? तो बेटा ये उसका है आंसर। क्या आंसर है उसका? मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, दिस गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी हम एंडोस्पर्म में पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ के आए हैं? कि एंडोस्पर्म का काम ही यही होता है कि उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है और उसका काम ये होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। अब आप खुद ही सोचो, अगर एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद में एंडोस्पर्म डेवलप हुआ तो क्या वो किसी काम का रह गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना जो एम्ब्रियो था वो तो बेचारा ऑलरेडी जैसे तैसे कहीं से भी हेल्प मांग के डेवलप हो ही गया है, ठीक है। और अगर एंडोस्पर्म पहले से ही रेडी होकर बैठा था कि ठीक है मैं पहले ही डेवलप हो जाता हूँ, अब एम्ब्रियो जैसे ही डेवलप होने के लिए आएगा मैं उसको अपना सारा न्यूट्रिशन देता जाऊँगा ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, तो ये चीज़ बेटर साउंड कर रही है। तो इसीलिए ऐसा होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हो जाता है ताकि एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन दे पाए। बाद में होगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना, इसलिए वो बाद में नहीं होता। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब हम देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। ये तो आपको समझ में आ गई कि जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल स्टेप हुई और शूम ऐसे करके डायरेक्ट मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। ऐसा कोई भी सिंगल स्टेप में कुछ चीज़ नहीं हो जाती। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने के लिए बीच में कई सारी स्मॉल स्टेजेस आती हैं, जो क्या होती हैं? जाइगोट के बाद जो फर्स्ट स्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रो एम्ब्रियो स्टेज। अब ये क्या स्टेज होती है? ये वो स्टेज होती है जिसमें जाइगोट जो सिंगल सेल है वो इनिशियली डिवाइड करना स्टार्ट करता है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। प्रो एम्ब्रियो के बाद अगला जो स्टेज हमें मिलता है वो हमें मिलता है ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या मिलता है? ग्लोब्यूलर स्टेज। तो आपको ये डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको ये दिख रहा होगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आपको दिख रहा है ना, ये वाला।
तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में हम क्या देख पा रहे हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में आप एक देख पा रहे हैं कुछ एक प्रोजेक्शन टाइप का है, नीचे ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो इन द सेंस आपको ये समझ में आया कि जो प्रो एम्ब्रियो है वो और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है वो, उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है इट इज़ अ मच मोर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, उसमें कई सारे पार्ट्स जो फ्यूचर वाले एम्ब्रियो में, मैच्योर एम्ब्रियो में होने वाले हैं, वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो वाली स्टेज से अपीयर होने लगते हैं। ओके, तो अब जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है वो आगे कन्वर्ट होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जो ये नीचे क्लस्टर ऑफ सेल था, क्लस्टर ऑफ सेल्स जो था वो क्या होने लगता है, और जो बीच में ये प्रोजेक्शन था, ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा थिन हो जाता है, काफ़ी थिन हो गया, आपको देख पा रहे हो आप यहाँ पे, वो प्रोजेक्शन काफ़ी थिन हो गया। और जो नीचे मास ऑफ सेल है उसके साथ में क्या हुआ, वो मास ऑफ सेल जो था वो एक हार्ट शेप में आ गया। दिख रहा है आपको ये हार्ट शेप, इफ आई ड्रॉ इट विथ रेड कलर, दिस इज द हार्ट शेप, देख पा रहे हो आप, है ना। तो दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो जो था वो फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो में। तो ये है एक मैच्योर एम्ब्रियो जिसमें आपको क्या दिख रहा है, जिसमें आपको कॉटिलेडन जैसे कुछ दिख रहे हैं। जो ये हार्ट शेप बना था ये इनिशियल था, अब ये हार्ट में जो एक फरो था, ये फरो और डीप हो गया, ये वाला जो फरो था ये वाला, ये फरो और डीप हो गया, और यहाँ पे उन्होंने दो सेपरेट कॉटिलेडन बना दिए, एक रेडिकल बन गया, ये आपको रेडिकल दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे प्लूम्यूल बन गया, और बस अब ये बन चुका है मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपको क्या समझ में आया, जाइगोट से एम्ब्रियो एक डायरेक्ट सिंगल स्टेज में नहीं बनता, बीच में बहुत सारी सक्सेसिव छोटी छोटी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि जो क्या क्या है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड देन फाइनली फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हो गई जाइगोट टू एम्ब्रियो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, मतलब डाइकॉट्स में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसमें आगे डाइकॉट सीड बनने वाले हैं। इट हैज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, ये तो सारे एम्ब्रियो में होगी, चाहे वो मोनोकॉट का एम्ब्रियो हो चाहे वो डाइकॉट का एम्ब्रियो हो। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये सब में होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा अब डाइकॉट है तो ऑब्वियस ही बात हो गई, इसमें कितने कॉटिलिडन होंगे, इसमें होते हैं 2 कॉटिलिडन। इसके एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन होते हैं, 2 कॉटिलिडन। तो एक हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 हो गए कॉटिलिडन। The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminates with the plumule stem tip. ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने बड़ा ही सुंदर सा। तो अगर आप देखो तो उसमें आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है, और ये जो है ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, ये जो है ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, और ये क्या दिख रही है, ये आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में उन्होंने ये बोला कि, क्या बोला है, देखो ये पढ़ो फिर से, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स के ऊपर वाले लेवल को। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये कॉटिलिडन्स है। इसमें ऊपर वाले लेवल को क्या बोला जाता है, इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है एपिकॉटाइल। क्या बोला जाता है, एपिकॉटाइल, मतलब कि कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट, उसे क्या बोल देते हैं, एपिकॉटाइल, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल। जो किस पे जाके टर्मिनेट खत्म होता है, एपिकॉटाइल वाला पार्ट, एपिकॉटाइल वाला पार्ट जाके खत्म होता है प्लूम्यूल पे। किस पे खत्म होता है, प्लूम्यूल पे। अब आप बोलोगे मैम ये प्लूम्यूल क्या है, हमें क्या पता। तो अगर 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा, प्लूम्यूल एम्ब्रियो का वो वाला पार्ट होता है जो आगे चल के किस में डेवलप होता है, जो आगे चल के डेवलप होता है स्टेम टिप में, जो आगे जाके स्टेम में डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट हो गया एपिकॉटाइल। ठीक है, एट द मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के ऊपर है वो हो गया एपिकॉटाइल, वो टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल में, और प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है, स्टेम टिप। क्लियर, ठीक है। The cotyledons are simple, generally thick and swollen due to storage food as in legumes. अब आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि कॉटिलिडन मैम एक्चुअल में है क्या। तो कॉटिलिडन इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज स्ट्रक्चर, इसलिए वो थोड़े से स्वॉलन होते हैं। स्वॉलन मतलब थोड़े से फूले हुए होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा फूड जो होता है ना वो स्टोर होता है। अब जब उसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़े से स्वेलअप हो जाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम्स। ठीक है,
क्लियर है, बहुत ईजी बात है ये। अगला जो हम पढ़ेंगे, ये देखिए, पहले डायग्राम देख लीजिए। ये आपके सामने दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये है मोनोकॉट का और ये है डाइकॉट का। तो अभी मैं आपको डाइकॉट पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स। जो कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज एपिकॉटाइल। एपिकॉटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल एंड प्लूम्यूल टर्मिनेट्स इनटू स्टेम टिप। प्लूम्यूल से आगे जाके क्या बनेगा, स्टेम टिप। उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटाइल। क्या बोलते हैं, दिस इज एपिकॉटाइल एंड दिस इज हाइपोकॉटाइल, नीचे वाला पार्ट। और जो हाइपोकॉटाइल होता है वो जाके टर्मिनेट होता है किस पे, रेडिकल पे। किस पे डेवलप होता है, रेडिकल। और फिर वही क्वेश्चन कि मैम रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल वो पार्ट होता है एम्ब्रियो का जो आगे डेवलप होगा रूट्स में। जिससे रूट्स डेवलप होंगी वो होता है रेडिकल, और जिससे शूट या स्टेम डेवलप होता है वो होता है प्लूम्यूल। तो एपिकॉटाइल टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल में, और हाइपोकॉटाइल जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल में। और रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट्स वाला पार्ट। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट डाइकॉट्स के एम्ब्रियो के बारे में। अब जो ये अगला डायग्राम है ये है मोनोकॉट्स के एम्ब्रियो का। तो चलिए स्टडी करते हैं अब हम नेक्स्ट मोनोकॉट्स के एम्ब्रियो को। मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो, दे पजेस ओनली वन कॉटिलिडन। अब उनको मोनोकॉट बोलने का रीजन क्या है, मोनोकॉट्स बोलने का मेन रीजन ही यही है। क्या रीजन है, कि उसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो दिस इज द सिंगल कॉटिलिडन, ये एक सिंगल कॉटिलिडन है। आपने डाइकॉट्स का भी डायग्राम देखा है तो उसमें आपको क्लियर कट दो कॉटिलिडन दिख रहे थे, इसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकॉट। कॉटिलिडन ऑफ द ग्रास फैमिली। अब ग्रास फैमिली मोनोकॉट्स का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होती है। ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन का स्पेसिफिक नेम रख दिया गया जिसका नाम क्या है, स्क्यूटिलम। क्या नाम है जिसका नाम, स्क्यूटिलम। तो जो स्क्यूटिलम होता है इट इज नथिंग बट द कॉटिलिडन, बट किस में, ग्रास फैमिली में। तो ग्रास फैमिली जो होती है वो एक मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल है, और उसमें जो कॉटिलिडन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्यूटिलम। क्या बोल देते हैं, स्क्यूटिलम। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब क्या बोला है, जो ये स्क्यूटिलम है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के थोड़ा लेटरली लाई करता है, मतलब कि ना उसके सामने ना पीछे, थोड़ा सा साइड में। लेटरली मीन्स थोड़ा सा साइड में लाई करता है। तो आपको देख पा रहे हो ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये आपका लाई कर रहा है स्क्यूटिलम। तो स्क्यूटिलम साइड में लेटरली लाई करता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा एंड अनडिफरेंशिएटेड शीथ। तो सिमिलरली जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपने डाइकॉट्स में क्या पढ़ा था, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉटाइल, जो टर्मिनेट होता है रेडिकल में। यहाँ पर भी मोनोकॉट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में भी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है उसमें लोअर एंड पे होता है रेडिकल। रेडिकल सेम जिससे रूट्स वाला पार्ट डेवलप होगा। तो ये देखो आप, ये जो है ना, ये वाली लेबलिंग, दिस इज रेडिकल, रेडिकल है। और रेडिकल के नीचे क्या होता है, रेडिकल के नीचे रूट कैप होता है। जो रूट में नीचे कैप डेवलप होता है वो ये रूट कैप से डेवलप होता है। बट मोनोकॉट्स में एक और चीज़ आ गई किसके, रेडिकल के नीचे, दैट इज कोलियोराइजा। दैट इज कोलियोराइजा। आ गया कोलियोराइजा। अब आप बोलोगे मैम कोलियोराइजा क्या है, तो आपको जस्ट ये याद रखना है, जो रेडिकल वाला पार्ट होता है किसमें, मोनोकॉट्स में, उस पर एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है, एक लेयर उसको इनक्लोज करती है, कवर करती है। और वो कैसी लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। अनडिफरेंशिएटेड समझते हो ना, अभी उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मैचुरेशन नहीं आया है उसका। तो अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा, जो किसको कवर करके रखती है, रेडिकल को कवर करके रखती है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी मैं आपको, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट। Portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. It has shoot apex and a few leaf primordia enclosed in coleoptile. अब portion of the embryonal axis above the level of attachment of the scutellum. Scutellum क्या है, कॉटिलिडन। तो आपको तो पहले से ही पता है ना, जो कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर वाला पार्ट होता है किसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं एपिकॉटाइल। वेरी गुड, उसे हम बोल देते हैं एपिकॉटाइल। और एपिकॉटाइल पे क्या है, यहाँ पे एपिकॉटाइल जो है वहाँ पर, ये देखो एपिकॉटाइल, ये जो है ना ऊपर वाला पार्ट, एपिकॉटाइल के ऊपर जिसमें आगे चल के शूट एपिक्स डेवलप होगी, उसके ऊपर भी एक
बहुत ही पतली सी कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। इट हैज़ अ शूट एपेक्स एंड फ्यू, उसमें क्या क्या होता है, शूट एपेक्स होती है जिससे शूट डेवलप होगा, फ्यू लीफ प्राइमोडिया जिससे लीव्स डेवलप होती हैं, इनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल होता है। तो आपको लर्न कैसे रखना है, जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो है उसमें रेडिकल वाले पर एक अनडिफरेंशिएटेड कवर है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा, और जो ऊपर जो अपना प्लूम्यूल वाला पार्ट है, प्लूम्यूल वाले पार्ट पे क्या है, प्लूम्यूल वाले पार्ट पे एक हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जिसने उसको कवर करके रखा है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। लर्न करना वेरी इजी है, कैसे, यहाँ पे आर फॉर रेडिकल और कोलियोराइजा में आर आता है, और पी फॉर प्लूम्यूल होता है, पी फॉर प्लूम्यूल होता है, और प्लूम्यूल में पी आता है और कोलियोप्टाइल में भी पी आता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि प्लूम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग है इट इज़ नोन एज कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल के नीचे जो कवरिंग है इट इज़ नोन एज कोलियोराइजा। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट, किसके बारे में था ये सब कुछ, एम्ब्रियो के बारे में, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एम्ब्रियो के बारे में। आपको ये समझ आया होगा। अब हमने क्या किया, हमने एंडोस्पर्म बना लिया और हमने जाइगोट से एम्ब्रियो भी बना लिया। अब किसकी बारी है, अब बारी है सीड की। और सीड किससे डेवलप होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो सीड्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, तो आंसर क्या होगा, ओव्यूल। जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ओव्यूल से। सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल कभी भी सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया है तो अब जो ओव्यूल है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। तो आप फ्रूट, आपने गुआवा तो आप सबने ही खाया होगा, गुआवा के अंदर आप सीड्स देखते हैं ना, तो वो सीड्स क्या है, सीड्स आर नथिंग बट द ओव्यूल्स, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद काहे में कन्वर्ट हो गए, सीड में कन्वर्ट हो गए। इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये किसका डिस्क्रिप्शन हो गया, सीड का, सीड का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या क्या होता है सीड में, तो सीड में आपको पता है एक सीड कोट होता है जो हार्ड, एक उसके ऊपर एक लेयर होती है। सेकेंड चीज़ जो आप सीड में देखते हैं, सीड में होते हैं कॉटिलिडन्स, एंड थर्ड चीज़ उसमें होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या क्या होती है उसमें, कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड कोट। चलिए, तो ये हो गई तीन चीज़ें, मतलब किसके, बेसिकली किसके पार्ट हो गए, ये हो गए हमारे सीड के पार्ट, सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जो मैच्योर सीड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैच्योर सीड कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। या तो वो सीड्स हो सकते हैं एल्ब्यूमिनस, और या तो वो सीड्स हो सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। अब क्या समझ में आता है ये एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, तो एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, दे रिटेन सम एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। क्या मतलब है दे रिटेन, हमको पता था कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के पहले डेवलप होता है, ठीक है, होता है। अब जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है उसको पूरा का पूरा कौन यूज़ कर लेता है, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो उसको यूज़ कर लेता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ प्लांट्स में कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म वो रिटेन कर जाता है। तो जो थोड़ा सा एंडोस्पर्म रिटेन कर जाता है, ऐसे वाले सीड्स को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स। ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा सा बच गया है, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने होंगे, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई सीड्स की, दूसरी कैटेगरी हो गई सीड्स की नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होगा, दे डू नॉट रिटेन एंडोस्पर्म, दे डू नॉट रिटेन एंडोस्पर्म, उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, उनमें जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है, पूरी तरीके से। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे आलमंड्स, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड्स एंड सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें ये ऐसे वाले सीड्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म बच ही नहीं रहा है, जिसमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है।
तो एंडोस्पर्म बच रहा है या नहीं, रिटेन कर रहा है कि नहीं रिटेन कर रहा है, उसके बेसिस पर सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी होगी एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन करता है, दूसरी कैटेगरी होगी नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। Occasionally in some seeds, black pepper, beet, etc., remnants of nucellus are also persistent. It is called perisperm. तो ये पेरिस्पर्म वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुके हैं कि व्हाट इज पेरिस्पर्म एंड इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक पेपर एंड बीट। क्या होता है, आपने न्यूक्लियस सेल्स पढ़ी थी? चलिए जाइए पीछे, जाइए रिवर्स लेके जाइए अपने ब्रेन को। कहाँ पढ़ा था हमने न्यूक्लियस सेल्स? तो अगर आपको याद आ रहा हो तो न्यूक्लियस हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस, पढ़ा था ना हमने। उसमें जो अपना एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके आउटसाइड में एक सेल्स की लेयर होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। तो जो ये न्यूसेलस होती है ना, ये विद डेवलपमेंट कोर्स जनरली क्या होती है, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ सीड्स में ये परसिस्टेंट रहती हैं, उनमें ये रह जाती हैं। तो परसिस्टेंट न्यूसेलस जो सेल्स रह गई, अब उनको न्यूसेलस ना बोल के अब हम उन्हें क्या बोलने लगते हैं, अब हम उन्हें बोलने लगते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलने लगते हैं उन्हें हम, पेरिस्पर्म। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। आगे देखें, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इट हैज स्मॉल पोर माइक्रोपाइल थ्रू विच O2 एंड वाटर एंटर्स इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, टिपिकल ओव्यूल का, तो हमने देखा था कि हाँ आउटर साइड पे कवरिंग होती है जिन्हें बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है, इंटेग्यूमेंट्स। तो जो ये इंटेग्यूमेंट्स थे ये कर क्या रहे हैं, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये डेवलप हो जा रहे हैं सीड कोट में, एंड दैट टू हार्ड, सॉफ्ट नहीं हार्ड। तो जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो किस में डेवलप हो गए, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं हार्ड एंड प्रोटेक्टेड सीड कोट। अब आप खुद ही सोचो, ये है हमारा सीड, मैं एक सीड बना दे रही हूँ। अब इस सीड में पूरा ऊपर से एक हार्ड कोट है, ठीक है। सीड के अंदर कौन बैठा हुआ है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ है। अब अगर ये पूरा इसको कवर कर देते, इसको कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं देंगे, तो अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा वो एम्ब्रियो। तो उसकी डेथ ना हो इसके लिए सीड पर एक छोटा सा होल या ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, स्मॉल पोर, बहुत ही छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, जो किस लिए होता है, थ्रू विच O2 एंड वाटर एंटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड्स आप देखो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं मिल रहा तो आप जैसे स्टोर करते हो गेहूं वगैरह, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मॉइस्चर वगैरह मिला, हवा लगी, कुछ भी मिला, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जर्मिनेट इसलिए कर पाए क्योंकि ये जो माइक्रोपाइल था इसके थ्रू उनके अंदर जो अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को क्या क्या मिल पाया, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन एंड वाटर मिल पाई। आ रही है आपको ये बात समझ में, ठीक है। तो माइक्रोपाइल का ये फंक्शन हो गया। As the seed matures, it becomes dry by reducing water content 10 to 15% moisture by mass. The metabolic activity of the embryo slows down. It may enter a state of inactivity, जिसे हम लोग बोलते हैं dormancy. तो आपने देखा है सीड्स के केस में होता क्या है, जनरली जब सीड मैच्योर हो जाता है तो जो उसका वाटर कंटेंट होता है, जितना भी पानी उसके अंदर होने वाला है, वो पानी का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जब वो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है तो क्या होता है, वो मेटाबॉलिकली एक थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो जब आप अपने घर में सीड्स को स्टोर करते हैं तो वो अपनी डॉर्मेंसी वाली कंडीशन में रहते हैं, तभी तो उनको पानी से बचाया जाता है, हवा से बचाया जाता है। अगर उन पे पानी और हवा लग गए तो क्या होता है, वो जर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो को जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई मिलेगी वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन अभी सीड कौन सी स्टेट में होता है, डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो वाटर कंटेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। कितना, मास के कंपैरिजन करें तो 10 to 15% वाटर जो होता है उसको लॉस हो जाता है, मतलब बहुत ही कम वाटर कंटेंट हो जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो आपको डॉर्मेंसी समझ आया होगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर, O2 एंड सूटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि जैसे ही सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी, जो अंदर बैठा एम्ब्रियो है वो क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा।
अब एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सीड के? Being product of the sexual reproduction, they generate new genetic combination and variation. अब ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं एंड ऑल। तो जब आप पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप उसमें पढ़ते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोन्स, और वेयर एज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे दो डिफरेंट वेराइटीज मिल रही है, लाइक अ गैमेट फ्रॉम मदर एंड गैमेट फ्रॉम फादर। तो इसलिए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, किसमें? ओनली एंड ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, दे जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, नए जेनेटिक वेरिएशन और कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? एडवांटेजेस में और क्या आता है? डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। इट कैन बी यूज्ड एज फूड throughout the year and also to raise crop in the next season। अब आपने पढ़ लिया कि उसमें एक डॉर्मेंसी का फेज आता है जिसमें बेसिकली होता है क्या? डिहाइड्रेशन होता है। जो वाटर कंटेंट होता है सीड के अंदर का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब जब वो वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा? स्टोरेज के पर्पस के लिए सीड्स बहुत अच्छे हो गए। आप उनको बहुत ही लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हो? आप उनको बहुत ही लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। और साथ ही साथ में अब अगले साल भी तो फसल उगानी है ना, तो अगले साल फसल उगानी है तब तक 1 साल के पीरियड के लिए आप उनको स्टोर इजीली कर सकते हो। तो उनका स्टोरेज इजीली हो गया, डॉर्मेंसी के कारण सीड्स का स्टोरेज ईजी हो गया। वायबिलिटी ऑफ सीड देखें, आफ्टर डिस्पर्सल इन फ्यू स्पीशीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। सीड्स ऑफ मेनी स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। अब वायबिलिटी से आप क्या समझते हैं? वायबिलिटी इज द टाइम पीरियड कि कितने दिन के अंदर जो अंदर बैठा एम्ब्रियो है वो डेवलप, जर्मिनेट हो सकता है। अब ये जो वायबिलिटी पीरियड होता है ये सीड टू सीड वेरी करता है। कुछ सीड्स होते हैं जिनमें वायबिलिटी बहुत कम दिन की होती है और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें वायबिलिटी बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। Some seeds can remain alive for 100 of years। अब क्या बोला है? कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 100 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्किटिकस, excavated from the Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। 10,000 साल तक उसको डॉर्मेंसी में रखा गया और उसके बाद भी जब उसको जर्मिनेट कराया तो उसने जर्मिनेट किया, उसको जब प्रॉपर ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर दिया गया तो वो सीड जर्मिनेट करा और उसमें प्रॉपर सब कुछ फ्लावरिंग एंड ऑल हुआ। क्या है एग्जाम्पल? ल्यूपिनस आर्किटिकस। तो इसकी वायबिलिटी कितनी हो गई? 10,000 ईयर्स और मोर। समझ में आ रही है बात? तो वायबिलिटी वेरी कर सकती है। 2000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea। अब कोई होंगे राजा किंग हेरोड, उनके पैलेस के आसपास में हमें मिलेगा किसके सीड्स मिले? डेट पाम के सीड्स मिले, ये बने हुए हैं। तो जब इन डेट पाम के सीड्स को फिर से कोशिश करी गई कि चलिए देखते हैं जर्मिनेट करता है कि नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा शौक होना चाहिए कि ये सीड्स जर्मिनेट कर गए। तो मतलब कि जो सीड्स की वायबिलिटी पीरियड है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशंस का हो सकता है। आपने 10,000 ईयर्स भी देखा और ये कितना है? 2,000 ईयर्स। कितना आपने देखा? 2,000 ईयर्स। अब जो हमको अगला पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रूट फ्रॉम ओवरी। हम 3 चीज़ें बना चुके हैं, हमने एंडोस्पर्म बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया और एम्ब्रियो के ऊपर बन चुके हैं सीड, जो कि थे ओव्यूल्स का मॉडिफिकेशन। अगला और लास्ट हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है फ्रूट फ्रॉम ओवरी। फ्रूट फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी है, ओव्यूल के ऊपर भी जो ओवरी होती है वो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी किस में डेवलप हो गई? फ्रूट में डेवलप हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। क्या लिखा हुआ है इस बात से आपको क्या समझ में आता है? जैसे ही जो अपने ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, उसी टाइम पर जो हमारा अंदर बैठा ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वो साथ ही साथ में कन्वर्ट होना हो जाएगा फ्रूट में। तो आपको क्या इन शॉर्ट याद रखना है? ओव्यूल से डेवलप हो गए हमारे सीड एंड ओवरी से डेवलप होगा हमारा फ्रूट। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। और जो ओवरी की वॉल होती है ना, वॉल, ये जो वॉल थी ओवरी की, ये वाली, ये वॉल, ये क्या होगा? जब एक ये फ्रूट बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं गुआवा बनाती हूँ, ये एक मान लो गुआवा है, ये इसकी लीफ हो गई,
तो जो गुआवा की जो ये वॉल होगी इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पेरिकार्प, क्योंकि ये ओवरी की वॉल थी और अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम बोलने लगते हैं पेरिकार्प। तो द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। ठीक है, क्लियर। अब जो फ्रूट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आप बोलोगे मैम फ्रूट्स कैसे दो टाइप के हो रहे हैं, सारे तो ओवरी से डेवलप होते हैं, अब इसमें क्या दो क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। तो ये मैंने नहीं करे, इनके डेवलपमेंट ने करे। एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स, तो ऑब्वियस ही बात है जो दूसरे होते होंगे वो कौन से होते होंगे, एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स, तो जो दूसरे होते हैं वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट से क्या समझ में आ रहा है, झूठे फ्रूट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इन दिस फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ, एग्जाम्पल मोस्ट प्लांट्स। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ इट इज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी जो है वो डेवलप हो गई फ्रूट में। आ रही है आपको बात समझ? और ये जनरली सभी प्लांट में होता है। और जो बचे खुचे पार्ट थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले नीचे सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर मेल पार्ट, बाकी ऊपर स्टिग्मा स्टाइल, ये सब कुछ डीजनरेट, सब कुछ हट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बचेगा नीचे का जो बल्स्ट पार्ट ओवरी था वो, और उसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर, जिसमें जो ओवरी है वो डेवलप हो गई फ्रूट में, ओव्यूल्स हो गए सीड में, बाकी जायगोट और एंडोस्पर्म। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गए ट्रू फ्रूट। जो किससे डेवलप होते हैं, जो डेवलप होते हैं डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो अब आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, तो फिर फॉल्स फ्रूट क्या होता है? इन दिस द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे अरे ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अगर फ्रूट जो है वो ओवरी से इन केस डेवलप नहीं हुआ, कभी कभी वो किससे डेवलप हो जाता है, कभी कभी जो नीचे थैलेमस वाला पार्ट होता है ना, उससे डेवलप हो गया अगर फ्रूट, तो आप ऐसे वाले फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले फ्रूट्स को आप बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होते, ये थैलेमस से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं? थैलेमस से। आ गई सारी बात समझ में? तो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। In some species, fruit develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruit. अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। हम लोग इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस चल रही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली। तो इसका क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो बिना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बन गए। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, कभी कभी न्यूक्लियस की सेल से बन गए या जो भी कुछ रीजंस है, तो उसमें जो ऐसे फ्रूट्स डेवलप होते हैं जहाँ पे जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गए, ऐसे वाले फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और एग्जाम्पल क्या होता है? बनाना। एग्जाम्पल क्या होता है? बनाना। और जनरली जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। अब ऑब्वियस ही बात है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हुई है तो सीड कहाँ से डेवलप होंगे? ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सीडलेस होते हैं। तो ये आपने पढ़ा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अब आगे जो लास्ट टॉपिक है वो होगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चलिए देखते हैं क्या होता है एपोमिक्सिस एंड क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स प्रोड्यूस हो गए लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। अब ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एपोमिक्सिस है ना वो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो मिमिक किसकी तरह करता है खुद को? वो खुद को मिमिक करता है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो सीड बना ले रहा है। तो वो जब सीड्स बना ले रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन क्या एक्चुअल में बिना फर्टिलाइजेशन हुए आप किसी भी चीज़ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं? कभी भी नहीं। फर्टिलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? अगर कभी सीड्स का डेवलपमेंट हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना सीड्स के, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो आप उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरिएसी एंड ग्रासेस। तो ग्रासेस और एस्टेरिएसी में कभी कभी ऐसा होता है
सीड्स डेवलप हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस कभी कभी उसमें हो जाता है। तो होप सो आपको एपोमिक्सिस क्लियर हुआ होगा। Development of apomictic seeds. In many species, example many citrus and mango varieties, some nucleus cells surrounding the embryo sac divide, protrude into the embryo sac and form embryos. Thus, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. अब मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बात पढ़ के ये समझ तो आया होगा कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी कनेक्टेड है। एपोमिक्सिस आपको समझ में आ गया कि सीड का डेवलपमेंट होना बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है, वही जो हमारी न्यूक्लियस की सेल्स थी ना, जो न्यूक्लियस ऐसे जो हमारा एक सेंटर में मेगास्पोर मदर सेल है, जो आसपास में ये कौन सी सेल्स हैं, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी सेल्स हैं न्यूक्लियस। तो ये सारी न्यूक्लियस सेल्स क्या करती हैं? न्यूक्लियस सेल्स प्रोट्रूड हो गई, अंदर प्रोट्रूड हो गई। क्या लिखा हुआ है? The surrounding cells, the embryo sacs divide, protrude into the embryo sac. embryo sac के अंदर आ गई और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लिए, बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लिए। जनरली क्या होता है? एक ही एम्ब्रियो बनता है, एक ही, समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक ही जायगोट बनता है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जब न्यूक्लियस की सेल्स अंदर आ गई तो क्या हुआ? उन्होंने बहुत सारे एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट कर दिया और एक ही ओव्यूल के अंदर या एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज का होना, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना। जनरली एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का होना क्या कहलाने लगता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी इज द रिजल्ट ऑफ एपोमिक्सिस। बोल सकते हैं ना इसीलिए आप ऐसा, ठीक है? तो एपोमिक्सिस हुआ जिस कारण से पॉलीएम्ब्रियोनी हुई। तो आपको ये सब कुछ, ये सारी बातें समझ में आई ही होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज, और यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ में अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।